साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे साथियों। कोटा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। साथियों आज हम लोग बात करेंगे उसी रासो साहित्य में, और रासो साहित्य में हम लोग जो है मुख्य तथ्य तक हम लोग पहुंच चुके थे पिछले वीडियो में, और मुख्य तथ्य हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग बात कर रहे हैं उसी के अंदर जो रासो साहित्य हम लोग पढ़ रहे हैं, पृथ्वीराज रासो। उसमें बात आज हमारी होगी प्रामाणिकता संबंधी मत, यानी कि जो प्रामाणिकता संबंधी जो मत है वो तीन प्रकार के मत रहे हैं। इसमें कौन कौन से मत हैं? अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक और एक है प्रामाणिक। ये तीन प्रकार के मत हमें यहाँ पर नजर आते हैं। साथियों पृथ्वीराज रासो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंतर्गत, या फिर आपका टीजीटी हो या पीजीटी हो, डीएसएसबी हो, केंद्रीय विद्यालय हो, कहीं भी हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आता है तो पृथ्वीराज रासो वहां पर बहुत भयंकर तरीके से उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए साथियों जरूर जरूर एक बार इसे बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए। और मैंने इतना ब्रीफ में इसको लिखाया है, इतने अच्छे से एक्सप्लेन मैंने इसको किया है, एक भी पॉइंट आपका यहाँ पर पृथ्वीराज रासो से नहीं छूटेगा। करीब करीब आप ये मान के चलिए पृथ्वीराज रासो से आपके 3 वीडियो बने हुए हैं। 3 वीडियो आपको देखने हैं, तब जाके आपका पृथ्वीराज रासो कंप्लीट होगा। तो एक एक वीडियो को देखिए साथियों, शुरू से लेकर के हर वीडियो पर क्लास नंबर डला हुआ है, लेक्चर नंबर डला हुआ है। आप एक एक वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए। कंटिन्यू इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। साथियों अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को जरूर जरूर बताना। चलिए 3 प्रकार की प्रामाणिकता यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है अप्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार कौन कौन है। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक किसके द्वारा माना गया है? जो पृथ्वीराज रासो है वो किसने इसको अप्रामाणिक माना है? अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले बात आती है राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा। तो सबसे पहले जो अप्रामाणिक मानने वाले तो कौन थे? सबसे पहले तो ये थे डॉक्टर वुलर या डॉक्टर बुलर, ये हम लोग कह सकते हैं। सर्वप्रथम तो इन्होंने अप्रामाणिक घोषित किया था, लेकिन कितने सारे यहाँ पर जो है इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने इसको पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है, वो आपको याद रखना है। सबसे पहले है राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा, उसके बाद में कविराज मुरारीदान और श्यामलदान, इसके बाद में मुंशी देवी प्रसाद रहा है, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इस ग्रंथ के बारे में ये कह दिया कि ये पूरा का पूरा ग्रंथ ही क्या है? जाली है। ये पूरा का पूरा ग्रंथ ही जाली है, आचार्य रामचंद्र ये शुक्ल ये कहते हैं। साथियों एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जो अप्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार हैं राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा, कविराज मुरारीदान एवं श्यामलदान, मुंशी देवी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो ये तक भी इसके बोला कि ये तो पूरा ग्रंथि क्या है? जाली है। फिर आगे बात करेंगे डॉक्टर बुलर या उलर, जो भी हम इसको कहते हैं, इन्होंने सर्वप्रथम अप्रामाणिक घोषित किया था 1875 ईस्वी में। कब अप्रामाणिक घोषित किया था? 1875 ईस्वी में इसे सबसे पहले अप्रामाणिक घोषित करने वाले जो इतिहासकार हैं वो डॉक्टर वुलर है, जो एक विदेशी इतिहासकार थे। इसके बाद में मोतीलाल मेनारिया। साथ ही ये सारी की सारी चीजें आपको, सारी की सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में है, अब दूसरे नंबर पर बात आती है यहाँ पर सेकंड नंबर पर अर्ध प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार। ये तो थे आपके अप्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अर्ध प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, फिर है मुनि जिन विजय और अगला है अगर चंद नाहटा। तो ये 4 राइटर जो हैं ये क्या मानते हैं? पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। और ये 5 या 6 राइटर ये क्या मानते हैं? अप्रामाणिक मानते हैं। साथियों आप लोग कैसे याद रखोगे? मैं थोड़ी सी ट्रिक आप लोगों को ये बता देता हूं। इसमें भगवान से संबंधित जो है ना, जैसे है गौरी, मुरारी, श्याम, देवी और रामचंद्र, देखो आप लोग भगवान से संबंधित आ रहा है ना, इसमें मोतीलाल, मेनारिया, मोती, तो मतलब
थोड़ा सा हिंट आप लोगों को ये मिल जाएगा यार, भगवान से संबंधित जो नाम अधिकतर आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, अप्रमाणिक मानने वाले लोग हैं। इसके बाद में यहाँ पर बात हम लोग करेंगे अर्ध प्रमाणिक मानने वाले। अब अर्ध प्रमाणिक में देखो आचार्य हजारी प्रसाद, अर्ध से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस तरह से हम लोग थोड़ा सा हिंट याद रख सकते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी क्या मानती है, अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। मुनि जिन विजय क्या मानते हैं, ये अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। अगरचंद नाहटा क्या मानते हैं, अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो साथियों ये है आपके अर्ध प्रमाणिक और अप्रमाणिक मानने वाले सारे के सारे इतिहासकार। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्रमाणिक मानने वाले। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब इसके बाद में है यहाँ पर थर्ड नंबर पर आता है प्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार। इससे पहले हम लोगों ने अर्ध प्रमाणिक और उसके बाद में अप्रमाणिक, ये दो हमने पढ़े हैं। इसके बाद में बात करते हैं तीसरे नंबर पर प्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार। किसको, पृथ्वीराज रासो को किस किसने प्रामाणिक माना है, ये इसमें हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने, मिश्र बंधुओं ने, कर्नल जेम्स टॉड ने, मथुरा प्रसाद दीक्षित ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, नगेंद्र और जॉर्ज ग्रियर्सन, ये 9 जो इतिहासकार हैं ये इसको प्रमाणिक मानते हैं। एक बार फिर बता रहा हूं कौन कौन से इतिहासकार इसको प्रमाणिक मानते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टॉड, मथुरा प्रसाद दीक्षित, डॉक्टर दशरथ शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, नगेंद्र और जॉर्ज ग्रियर्सन, ये 9 के 9 इतिहासकार इसको क्या मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं। तो साथियों ये तो बात रही हमारी 3 प्रकार की जो प्रमाणिकता को से संबंधित जो मत रहे हैं, जो रहा है आपका अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और प्रामाणिक। ये सारे के सारे जो मत हैं, कौन कौन से इतिहासकार किस किस में रहे हैं, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी और पढ़ लेते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र इसे क्या कहते हैं। जो डॉक्टर नगेंद्र हैं वो इस पृथ्वीराज रासो को क्या नाम देते हैं, इन्होंने इसको नाम दिया है घटना कोश। क्या नाम दिया है साथियों, घटना कोश इसको कहा है। ये मतलब पृथ्वीराज रासो को घटना कोश कहकर के पुकारते हैं। उसके बाद में बात आती है कि पृथ्वीराज रासो की जो हस्तलिखित प्रतियों के निम्न 4 रूपांतरण प्राप्त हुए हैं। जो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसके हमें हस्तलिखित जो प्रतियां हैं उसके 4 रूपांतरण प्राप्त होते हैं। उनमें से पहला जो रूपांतरण है वो है बृहद रूपांतरण, यानी कि सबसे बड़ा जो रूपांतरण है उसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। जो बृहद रूपांतरण है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, वही क्या है, बृहद रूपांतरण है पृथ्वीराज रासो का। उसमें 69 समयों में यानी कि सर्गों में इसको बांटा गया है। 16,300 छंद इसके अंतर्गत हैं। तो ये वाला जो पृथ्वीराज जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग उसके बारे में जान रहे हैं, वो पूरा का पूरा जो है वो यही वाला है जिसको हम लोग बृहद रूपांतरण के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग है या कितने समय में उसको बांटा गया है, तो 69 समयों या 69 सर्गों में उसको बांटा गया है। छंदों के बारे में आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप याद रख लीजिएगा 16,300 छंद हैं। और मैंने उसके पहले कौन सा छंद है, इसमें सबसे अधिक कौन सा अलंकार है, सबसे अधिक कौन सा रस है, इसमें सबसे अधिक, ये सारी बातें मैं इससे पहले कर चुका हूं आप लोगों से। ठीक है, अब इसका जो प्रकाशन है वो कब हुआ था, नागरिक प्रचारणी सभा जो बनारस काशी में है उसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था 1585 ईस्वी में। साथियों मैं आपको बता दूं, एक एक पॉइंट आपको मैं यहां पर लिखवा रहा हूं यार, एक एक पॉइंट। पहले मैं कम से कम 5 से 6 किताबों को लेकर के एक साथ नोट्स बना रहा हूं, उसके बाद में आप लोगों को ये नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं। साथियों मेरे हिसाब से मतलब इतना बढ़िया कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है, तो प्लीज आप लोग नोट्स बनाइए एक एक वीडियो को देख करके। हो सकता है कि पहले के वीडियो में थोड़ी सी क्वालिटी कम हो, लेकिन ये अब धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। शायद आप लोग विश्वास करोगे और
जरूर जरूर अपने इस दोस्त को प्यार दोगे, ऐसा मैं मानता हूं साथियों। तो याद रखिएगा, वृद्ध रूपांतरण जो है 69 समयों में और 16,300 छंदों में इसको लिखा गया। इसका जो प्रकाशन हुआ था नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था 1585 ईस्वी में। अब इसकी जो हस्तलिखित जो प्रति है वो कहाँ पर सुरक्षित है? ये वृद्ध रूपांतरण जो पृथ्वीराज रासो का है उसकी हस्तलिखित जो प्रति है वो कहाँ पर सुरक्षित है? उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। आज भी उदयपुर संग्रहालय में ये प्रति वहां पर सुरक्षित रखी हुई है साथियों। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग जानेंगे इसके सेकंड वाले रूपांतरण का, फिर थर्ड वाले रूपांतरण का। मैंने आपको बताया ना इसमें कितने रूपांतरण हैं? 4 रूपांतरण है, यानी कि 4 रूपांतरण के बारे में हम लोग यहाँ पर अभी इसके बारे में जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए साथियों, अगला रूपांतरण आता है मध्यम रूपांतरण। जो मध्यम रूपांतरण है उसमें 7000 छंद है। इसके बारे में ज्यादा नॉलेज देने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया था पहले। यहाँ पर जो वृद्ध रूपांतरण है जो आज हम लोग पढ़ते हैं जिसके बारे में, वो मेन है। तो मध्यम रूपांतरण दूसरे नंबर पर आया, इसमें 7000 छंद है। लघु रूपांतरण इसमें 19 समय है और 3500 छंद है इसके अंतर्गत। और लघुतम जो रूपांतरण है उसमें 1300 छंद हैं। लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा जी के द्वारा इसे मूल रासो कहा गया था। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा जी के द्वारा जो मूल रासो कहा गया वो किसको कहा गया था? लघुतम रूपांतरण को कहा गया था, जिसमें 1300 छंदों में जिसे लिखा गया है। इसे डॉक्टर दशरथ शर्मा जी के द्वारा एक मूल रासो कहा गया। इसके बाद में ये पंक्तियां आप लोगों को पता होगा कि एक थाल जन्म और एक थाल मरण, यानी कि एक ही समय पर जन्म हुआ और एक ही समय पर इनका मरण हुआ। किसका? चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो में जो पृथ्वीराज चौहान है उसका। तो साथियों ये सबसे मूल बात इसके अंतर्गत है। कैसे? ये कथन जो है चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म और मरण क्या हुआ था? एक ही साथ हुआ था। तो ये बात अगर ये कथन आ जाए, एक थाल जन्म एक थाल मरण, किसके लिए प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई के लिए ये कथन बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। इसके बाद में यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड जो है पृथ्वीराज रासो के लिए क्या कहते हैं? एक इसको ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या माना? एक ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। किसको? पृथ्वीराज रासो को। उसके बाद में चंद्रबरदाई इसको क्या मानते? पृथ्वीराज चौहान के सामंत और राजकवि थे। कौन? क्या कहते हैं? जो चंद्रबरदाई थे वो कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के क्या थे? ये सामंत थे और एक राजकवि भी थे। कौन? चंद्रबरदाई। आगे बात करते हैं बाबू गुलाब राय क्या क्या कहते हैं, क्या मानते हैं? एक स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य इसको मानते हैं। किसको? पृथ्वीराज रासो को। उसके बाद में बाबू श्याम सुंदर और उदय नारायण तिवारी इसको एक विशाल वीर काव्य कह करके पुकारते हैं। क्या कहते हैं? विशाल वीर काव्य। किसने कहा? बाबू श्याम सुंदर और उदय नारायण तिवारी के द्वारा कहा। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? इसे ऐतिहासिक ग्रंथ कहा। चंद्रबरदाई के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ बता दिया है कि पृथ्वीराज चौहान के सामंत थे और राजकवि भी ये रहे हैं। बाबू गुलाब राय इसको क्या मानते हैं? पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य मानते हैं। तो साथियों ये पूरा का पूरा जो पृथ्वीराज रासो है आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इसके लिए आपको 2 वीडियो तो कम से कम देखने ही पड़ेंगे साथियों। तो ये पूरा का पूरा पृथ्वीराज रासो जो रासो साहित्य हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें पृथ्वीराज रासो आज हमने कंप्लीट कर लिया है साथियों। इसलिए कंप्लीट आप पूरे के पूरे वीडियो देखिए। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों ये वादा करता हूं आप लोगों से कि ये जो एक छोटा सा जो बोर्ड है इस पर आपको वो कंटेंट देके जाऊंगा, चाहे आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, जहां पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है वहां पर आप लोगों के लिए ये मैटर बहुत ही सुटेबल रहेगा। इसलिए एक विश्वास के साथ पढ़ते रहिए और अपनी संघर्ष की कहानी को एक स्वर्ण अक्षरों में लिखते रहिए। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।